जब भी कभी फूड कंपनीज की बात होती है तो मोस्टली हम इंटरनेशनल कंपनीज लाइक मैकडी, केएफसी एंड डोमिनोज की ही बातें करते हैं। लेकिन एक इंडियन ब्रांड भी है जिसने इन सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ रखा है, वो है हल्दीराम। अगर आप भुजिया खाना पसंद करते हैं तो आपने हल्दीराम का नाम तो सुना ही होगा। बीकानेर की एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट हुआ ये ब्रांड आज 80 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना हल्दीराम द वर्थ ऑफ $10 बिलियन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1937 बीकानेर में, जहां गंगा बिशन अग्रवाल ऑल्सो नोन एज हल्दीराम अग्रवाल की एक छोटी सी स्नैक शॉप होती है। 12 साल की उम्र में ही हल्दीराम अपनी स्नैक शॉप ज्वाइन कर लेता है। उस वक्त तक हल्दीराम की आंटी के बनाए हुए भुजिया ही उनकी शॉप में सेल किए जाते थे। हल्दीराम की पूरी फैमिली उन भुजिया से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, लेकिन हल्दीराम को उनका टेस्ट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो हल्दीराम ने फिर अपनी ही रेसिपीज बनाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ सारे दुकान वाले बेसन के भुजिया बेचते थे, वहीं हल्दीराम ने मोठ की दाल से भुजिया बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये भुजिया काफी ज्यादा टेस्टी, क्रिस्पी एंड लो इन फैट होते थे, जिससे ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता था। एंड अल्टीमेटली ये चीज इन्हें इनके कंपटीटर्स से काफी ज्यादा अलग खड़ा कर देता था। इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया। इन्होंने उस वक्त के पॉपुलर महाराजा डूंगर सिंह के नाम पे अपने प्रोडक्ट का नाम रखा, और जहां इनके सारे कंपटीटर्स 2 पैसे में भुजिया सेल करते थे, वहीं ये 5 पैसे में अपनी भुजिया सेल कर रहे थे। और महाराजा डूंगर सिंह का नाम इनके भुजिया के साथ एसोसिएट होने के कारण लोगों को इसका इतना एक्सपेंसिव प्राइस भी जस्टिफाइड लगने लगा था, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा प्रीमियम है। जिससे कुछ ही हफ्तों में इसकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई, और इसके साथ ही हल्दीराम जी ने अपना बिजनेस कोलकाता में भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हल्दीराम्स के ग्रैंडसन्स बिजनेस में आते हैं मनोहर लाल एंड शिव किशन जी, जो दिल्ली एंड नागपुर में अपना रिस्पेक्टिवली बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब इनका दिल्ली और कोलकाता वाला बिजनेस तो काफी ज्यादा सही चल रहा होता है, लेकिन शिव किशन जी को नागपुर वाले बिजनेस में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र में इन जनरल स्नैक्स की कोई इतनी ज्यादा डिमांड थी नहीं। तो शिव किशन जी ने एक स्टेप बैक लिया, पूरे मार्केट को समझा और वहां की ऑडियंस की फूड हैबिट्स जानने की कोशिश करी। नागपुर के ऑलमोस्ट सभी स्टोर्स में घूमने के बाद उनको 3 चीजें रियलाइज हुई। फर्स्ट थिंग वाज कि महाराष्ट्र की ऑडियंस को इतना ज्यादा स्नैक्स का एक्सपोजर नहीं था। यहाँ पे शिव किशन जी को एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक इशू ये भी था कि शिव किशन जी नागपुर के मार्केट में बिल्कुल नए थे, जिसकी वजह से नागपुर की ऑडियंस उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं शो कर रही थी। सेकंड गैप जो उनको नजर आया वो था स्वीट मार्केट में। वहां पर सिर्फ कुछ ही तरह की मिठाइयां मिलती थी, जैसे बालूशाही, पेड़ा, मैसूर पाक, लड्डू, जिससे शिव किशन जी को रियलाइज हुआ कि नागपुर में मिठाई का भी इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। थर्ड थिंग वाज महाराष्ट्र में स्वीट्स की वैरायटी काफी कम थी, तो यहाँ काफी अलग अलग तरह की स्वीट्स सेल करी जा सकती थी। तो उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। अब जब भी कोई उनकी शॉप पे विजिट करता तो वो उन्हें अपनी काजू कतली जरूर टेस्ट करवाते। काजू कतली का एकदम ही अलग टेस्ट नागपुर में काफी पॉपुलर होने लगा। इसके साथ ही शिव किशन जी ने बीकानेर एंड कोलकाता के पॉपुलर स्नैक्स को भी नागपुर में लाना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते सिर्फ 3 सालों में उनकी सेल्स में 400% का इंक्रीमेंट हुआ। इसके बाद शिव किशन जी ने नोटिस किया कि महाराष्ट्र में साउथ इंडियन डिशेस का काफी ज्यादा क्रेज था, जैसे इडली, डोसा। तो उन्होंने उस ऑडियंस को भी टारगेट करने के लिए अपना एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे उनके रेस्टोरेंट में फुटफॉल बढ़ने लगा, तो उन्होंने अपने मेनू में समोसा, कचौड़ी, छोले कुलचे जैसी डिशेस भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहां की ऑडियंस इन नॉर्थ इंडियन फूड्स को भी टेस्ट कर सके। तो अब इसको एक ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो पहले नागपुर की ऑडियंस शिव किशन जी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही थी। तो पहले शिव किशन जी ने नागपुर की ऑडियंस को वो प्रोडक्ट्स दिए, वो डिशेस दी जो वो खाना चाहती थी, उनका ट्रस्ट गेन किया, और फिर साइड बाय साइड अपने प्रोडक्ट्स को भी पिच करते चले गए, जो पूरे महाराष्ट्र में और कहीं नहीं मिलते थे, जिससे इवेंचुअली उनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ने लगी। तो अब आप हमें बताएं आपको इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिला। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं।